अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस को तफसील के साथ डिस्कस कर लिया था। अब इससे रिलेटेड जो क्विक चेक है 3.2 उसके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे और इनमें से एमसीक्यूज भी बन सकता है और ये एमडी कैट के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बेटा इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल क्या जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं क्या वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, अगर नहीं करते तो फिर भी बेटा उसकी रीजन बताएं। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास पीरियड नंबर 1 है, पहले हम पीरियड नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पीरियड नंबर 1 के अंदर जो आपके पास पीरियड नंबर 1 जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं और इनका जो एक ही शेल है, इनका शेल क्या है बेटा, एक ही है। इस शेल में बस दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो 2n² है। तो n की जगह अगर आपने एक लिखते हैं तो 2 1 का स्क्वायर, तो इट्स मीन कि इनके शेल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये तो बेचारे एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास बात आती है सेकंड पीरियड की, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 2 है इसका जो है ये दो शेल पर मुश्तमिल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से पीरियड नंबर 2 के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड शेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं। तो बेटा फिर आप इसका यही फार्मूला लगाएंगे 2n² का फार्मूला। तो यहाँ पे आपके पास 2 है, जरा 2 का स्क्वायर है इनटू दैट इज इक्वल टू 8। तो हम कहेंगे कि ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है और सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं आ सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड के ये जो सेकंड पीरियड के बेटा एलिमेंट हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल बेटा ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन नॉट शो द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इनके लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सेकंड शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है? तो बेटा ये जो सेकंड शेल होता है इसमें सिर्फ दो सब शेल होते हैं, एक s होगा और दूसरा बेटा p होगा। ये जो s सब शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में बच्चों हमारे पास कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की गुंजाइश है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रह सकते। तो आप कहेंगे कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करते। तो फिर कौन शो करेंगे? तो फिर बेटा हमारे पास थर्ड पीरियड की हम बात करते हैं, तीसरे पीरियड की। तो ये जो पीरियड नंबर 3 होगा पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 3। अब हम इसमें देखते हैं क्योंकि पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट होते हैं ये जो पीरियड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। यानी पहला पीरियड एक शेल, सेकंड पीरियड 2 शेल होंगे, इसके थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे इनके 3 शेल होंगे और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्ड शेल के अंदर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो पीरियड नंबर 3 है इसके हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल के अंदर कितने पाए जाएंगे। तीसरे पीरियड के एलिमेंट जो है इसके जो थर्ड शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप कहेंगे 2n² का फार्मूला। अब ये n² की जगह पे आपने 3 लिखना है, 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में पाए जाते हैं और थर्ड शेल में मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं आ सकते। इसलिए वो थर्ड शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं,
इसी को आप कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। वो कौन से एलिमेंट्स होंगे थर्ड शेल के, तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास ये जो होगा ये फास्फोरस हो सकता है, वो आपके पास बेटा सल्फर हो सकता है, वो हमारे पास क्लोरीन हो सकती है। तो ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है दे शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्यों शो करते हैं? इसकी रीजन ये है कि ये अगर आपके पास थर्ड शेल है तो इसमें बेटा एक 3s होगा, एक इसके अंदर 3p होगा और एक इसके अंदर 3d होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर 18 आ सकते हैं, इसलिए बेटा इनका जो ऑक्टेट होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन दे शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट भी शो कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ के अंदर आने की जो तादाद होती है वो इससे बढ़ जाएगी। अगर आपने चौथे पीरियड की बात करते हैं तो वो बच्चे हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर, तो वो भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेंगे, फिफ्थ वाले भी करेंगे, आगे वाले भी। मतलब थर्ड पीरियड के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल से को फॉलो भी कर रहे होते हैं और इसको बेटा डिसओबे भी करते हैं, इसका कहना भी नहीं मानते और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने आखिरी शेल के अंदर रखते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि दे आर एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो होगा इन एलिमेंट के अंदर पाया जाता है। तो एमसीक्यूज में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या बेटा ये आपके पास फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह। तो ये वाले आपने ख्याल करना है, इनका आपने आंसर देना है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं क्लोरेट आयन। ये ClO3 जो होगा दैट नेम इज ए क्लोरेट आयन। तो इसको बेटा आपने क्लोरेट आयन कहते हैं। ये जो क्लोरेट आयन होता है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। कैसे? ये जो हमारे पास क्लोरेट आयन की बेटा इस पे जो नेट चार्ज है वो -1 है। नेट चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो क्लोरीन होती है इसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा इसके पास हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ इसने क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा और दो दो इसके पास ClO3, ये भी बेटा इसका क्या होगा हमारे पास ये जो है ये क्लोरेट आयन की जो है वो अब हम स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना। सॉरी बेटा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अब हमने क्लोरेट आयन की बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। सबसे पहली बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो आपने एक बात को समझना है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये मैक्सिमम जो है 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर बेटा कहीं पे भी ऑक्सीजन 2 से कम बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच हैं और क्लोरीन का जो लास्ट शेल होगा इसके अंदर टोटल बेटा वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं कि इसके आपके पास 3s होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर बेटा इसके पास 3p होगा, इसमें इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पेयर्ड होंगे और एक क्या होगा अनपेयर्ड। अब हम इसकी क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्लोरीन है बेटा ये वाली। अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके ये डबल बॉन्ड बना देगा। अब इस क्लोरेट आयन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बेटा इधर लगा के 2 ऑक्सीजन के साथ आपने इसका भी डबल बॉन्ड बना देंगे। अब तीसरा जो हमारे पास ऑक्सीजन बना हुआ है वो इस क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है? लोन पेयर मौजूद है, इसलिए ClO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। या इसकी यूं स्ट्रक्चर समझे, ये Cl होगा, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन इधर होगा, ये डबल बॉन्ड होगा और ये बेटा डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे लोन पेयर होगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसके ऊपर -1 जो होगा वो चार्ज आएगा। अब हम इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे शो करता है। तो बेटा देखें ये इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 3s के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर बेटा इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बना लेते हैं। तो ये वाला आपके पास 3s है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बच्चों इसका 3p है, इसमें 2 पेयर्ड हैं और एक क्या है? अनपेयर्ड। इसके बाद इसके पास एक और ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है जिसे हम 3d कहते हैं। ये 3d जो सब शेल है वो इसके पास बेटा क्या एम्प्टी है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है।
अब ये हमारे पास 5 हैं। अब क्या होगा कि 3p से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आएगा और दूसरे 3p से भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आएगा, और इस तरीके से इसके पास जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो हो जाएगी वो आपके पास 5 हो जाएगी। अब ये जो 3s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, ये लोन पेयर का किरदार अदा करेंगे। अब ये जो 3p है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिंगल हो जाएंगे, और इस तरीके से 3d के अंदर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। अनपेयर्ड का मतलब है जो सिंगल होते हैं उनको आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए ये आपके पास टोटल क्या हो गए हैं, 5 5, ये 5 आ गए हैं, और क्लोरीन के यहाँ पे बॉन्ड भी बेटा हमारे पास 5 बने हुए हैं। ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ जो है 2 बॉन्ड बनाएगी। ये क्लोरीन बेटा इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगी, और इस ऑक्सीजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाना है, और इस ऑक्सीजन की वजह से क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन ए बॉन्डिंग। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्लोरीन के आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बताओगे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 ज़रबे 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था उसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन थे, जमा 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और तीसरा जो आपने बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, के लोन पेयर के अंदर बच्चों इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो लोन पेयर इसका एक है, एक लोन पेयर है ये वाला। अब टोटल इसका जवाब क्या आएगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 2 डबल बॉन्ड में, ये 2, तो आप लिखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर आपको नजर आ रहा है इसमें इसका एक लोन पेयर है, तो आप लिखेंगे 2 ज़रबे 1, तो ये बेटा आपके पास 8 आ जाएगा, 8 जमा 2, फिर आप कहेंगे जमा 2, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके आखिरी शेल में उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, ये 4 हो गए, 2 इसके हैं 2 इसके हैं, ये 4 और 4 8 हो गए, एक इसका है और एक बेटा ऑक्सीजन का 10 हो गए, 10 और 2 12। इस तरीके से ये जो क्लोरीन का एटम है इसके आखिरी शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उन्हें 8 चाहिए थे लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए आप इसे कहते हैं ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है ये शो करेगा। अब हमने इसकी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करना है। तो ये जो दूसरी एग्जांपल हमें दी जा रही है ये है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन PO4-3, इसके अंदर एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। देखो जो ऊपर -3 लिखा हुआ है इसका मतलब है फास्फोरस जो होता है इसके साथ जो ऑक्सीजन के 3 एटम ऐसे होंगे जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है इसके ऊपर नेट फॉर्मल चार्ज जो आ रहा है वो -3 होता है। अब बेटा आपने फास्फोरस को यहाँ पे लिखेंगे, ये फास्फोरस है। टोटल फास्फोरस के लास्ट शेल के अंदर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 3p में, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है। ये जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल 4 ऑक्सीजन आपने अटैच करने हैं, वो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। जो इधर बेटा एक इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये बेटा इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपके पास ना फास्फेट की बच्चों डायग्राम बन जाएगी, या इसको हम यूं देखें कि आमतौर पर ये फास्फोरस होगा, जहाँ पे एक ऑक्सीजन है, जहाँ पे बच्चों दूसरा ऑक्सीजन -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, और ये भी आपके पास क्या होगा -1 होगा, और ऊपर आप बता दोगे कि टोटल इसके ऊपर -3 है। तो फास्फेट जो होता है दैट इज आल्सो शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है। क्यों शो करता है,
पहली बात तो यह है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो तीसरे पीरियड से है, और तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ये चीज जो है अमूमी तौर पर पाई जा रही है, कोई नई बात नहीं है। अगर फास्फोरस की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो फास्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में 2 होंगे, 2s में बच्चों 2 होंगे, 2p में इसके 6 होंगे। अब इसके वैलेंस शेल की बात हो रही है, 3s में 2 होंगे और 3p में इसके बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये इसका वैलेंस शेल है। ये इसका बेटा हमारे पास क्या होगा, वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है। अब आप इसको बॉक्स डायग्राम से बना लें तो ये आपके पास 3s होगा। 3s में बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये इसके पास क्या है, 3p है, और 3p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। क्योंकि फास्फोरस का ताल्लुक जो है वो थर्ड शेल से है, और थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं। तो ये अगर आपके पास थर्ड शेल है, इसके अंदर 3 सब शेल है, एक 3s होगा, एक बेटा 3p होगा, और एक इसके पास 3d होगा। मतलब यह है कि यहाँ पे एक और सब शेल भी मौजूद है जो कि एम्प्टी है। ये इसको हम कहते हैं, ये 3d है। 3d जो होगा वो एक एम्प्टी सब शेल है, यानी 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। अब होगा क्या कि ये जो 3s है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके बेटा 3d में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 3s है इसको आप लिख लेते हैं, इसमें अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये बच्चों हमारे पास ना 3p है, इसके ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से 3d के अंदर आपके पास जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देख के बताओ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 5। तो इस तरीके से बेटा इसके साथ 4 ऑक्सीजन आएंगे। इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला बेटा इलेक्ट्रॉन भी एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इसलिए इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप ये टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो ये आपके पास 10 हो जाते हैं। तो इस तरीके से फास्फोरस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसके दो इलेक्ट्रॉन बेटा इसके बढ़ गए, इसके पास 10 हो गए, इसलिए इट्स कैन शो द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इसका जो ऑक्टेट है वो थोड़ा फैल जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं कि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है ये शो करता है। इसका जो लास्ट शेल है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके हमने ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कैसे लिखोगे। ये बेटा अब हम इसको काउंट कर लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे तो हम इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट इसे आपने काउंट करना है, लेकिन हमारी बुक के अंदर इसका फार्मूला लिखा हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं। तो आप बताओगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 2, ये मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्डेड, कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने बताना है। फिर बेटा आपने लिखना है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो आपने बता देने हैं। तो देखो ये 2 हैं। अब ये फास्फोरस के देखें, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, तो आप लिखेंगे 2 × 2, फिर बेटा प्लस लिखोगे। फिर आप देखो सिंगल में कितने हैं, ये 1 2 3 3 इन्वॉल्व हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब टोटल सम अप कर लें, 4 है जमा 6 तो बराबर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से बेटा ये जो फास्फोरस है इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा, और इसी चीज को आप कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, क्योंकि इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, एक्सपेंड हो गया है, इसलिए आप इसे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का नाम देते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और ये जो है ये आपके पास एमडी कैट में लाजमी आएगा, ई कैट में भी आएगा, और बेटा ये बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आएगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपने इसका क्लियर कर लेना है। बेस्ट विश है, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।